गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इस इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है। नाम ही है इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वली वर्ड मीन्स इक्वल से आप मान सकते हो, और ब्रिलियम का मतलब आप उनके रेट से रिलेट कर सकते हो। यानी इक्विलिब्रियम एक सिंपल सा कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई होगा। तो हम लोग थोड़ा सा पहले ये ध्यान में समझाना चाहेंगे, जैसा कि आप प्रैक्टिकली छोटे मोटे एग्जाम्पल आप लोगों को पता है। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि मान लो कि ये मैंने एक कंटेनर ले रखा है और कंटेनर में हमने सपोज़ कर लीजिए वाटर फिल कर रखा है। इसके अंदर H2O है। आप सबको पता है कि वाटर का सरफेस का मॉलिक्यूल धीरे धीरे इवोपरेट होता है और इवोपरेट होकर के गैस में कन्वर्ट होता है। अगर हमारा कंटेनर ओपन है तो यहाँ अपना वाटर वेपर बनेंगी और एनवायरनमेंट में मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज इसलिए करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में ही पॉसिबल है। अगर हमारा कंटेनर ओपन है या हमारा वेसल ओपन है तो उस केस में इक्विलिब्रियम नहीं डेवलप हो सकता। और साथ में इक्विलिब्रियम के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन का नेचर ज़रूरी है। अब यहाँ पर रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि ऐसे रिएक्शंस हैं जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मतलब फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। और क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज सिस्टम, जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको समझा रखा है, जब सिस्टम और सराउंडिंग्स में मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, केवल हीट एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम का नाम देंगे। जैसा कि आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स में हमने 3 सिस्टम डिवाइड कर बांटे थे। एक तो हमने ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर हम ओपन सिस्टम के बजाय यानी कह सकते हो कि हम क्लोज सिस्टम को कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, ऊपर से देखो इसको क्लोज कर दिया। अब चूँकि हाई एनर्जी की वजह से हमारा जो पार्टिकल था गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हुआ था। सरफेस पे ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे और बल्क में कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रहेंगे। साथ में सरफेस का मॉलिक्यूल केवल 3 डायरेक्शन से, साइड से और नीचे वाले साइड से पार्टिकल से अट्रैक्ट है, और ऊपर वाला एरिया इसका खाली है। ऊपर का एरिया, वहाँ पर कोई एटम नहीं है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर हमारे सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि तीनों साइड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है उसको ब्रेक करेगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपने सिस्टम को क्लोज कर रखा है, तो क्लोज करने का मतलब क्या है कि अब यह गैस बाहर तो जा नहीं पाएगी, इसी छोटे से कंटेनर में जो अपने स्पेस इसका खाली है ऊपर वाला, वहीं पर एग्जिस्ट करेगी। और चूँकि ये वेपर बन चुकी है, गैसियस नेचर इसका है, इसलिए कंटेनर की वॉल से टकराएगी और इसकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी। और डिक्रीज एनर्जी अगर होगी तो हाई एनर्जी की वजह से ही हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ था। अब एनर्जी डिक्रीज़ होने से फिर से हमारा गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंजेस ना करें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारा जितना भी लिक्विड पार्टिकल जिस अमाउंट में, जिस रेट से गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसी रेट से हमारा गैसियस पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो वही जो स्पेशल केस है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, गैस का लिक्विड में चेंज। तो इस प्रोसेस के लिए जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट दोनों सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को हम इक्विलिब्रियम वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा अपनी हेल्प भी करेगा, जगह जगह इसके पॉइंट डिस्कस होंगे। लेकिन इतना सिंपल सा टॉपिक आपको ध्यान में रखना है, इजी टॉपिक है, बस आप माइंड मेकअप करके पढ़ाई करना आप लोग।
कहने का मतलब क्या है कि जिस रेशियो में, जिस रेट से हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से हमारा वेपर लिक्विड में अगर कन्वर्ट होने लगे तो वही पर्टिकुलर स्टेज जो डेवलप हुई है वही इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम देखा जाए फिज़िकल प्रोसेस में और केमिकल प्रोसेस में, दोनों में अप्लाई होता है, अप्लाई हो सकता है। बस रिएक्शन का नेचर रिवर्सिबल होना चाहिए और हमारा सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम इन फिज़िकल प्रोसेस अभी मैं ये डिस्कस करूँगा और फिर इसके आगे केमिकल प्रोसेस के डिस्कशन होंगे। कॉन्सेप्ट वाइज लगभग दोनों पर सेम कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं। जैसे सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम बने, लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम बने, सॉलिड और गैस में इक्विलिब्रियम बने। आपको पता है सब्लिमेशन स्टेप, यहाँ पर देखा जाए मेल्टिंग और फ्रीजिंग स्टेप, यहाँ पर देखा जाए बॉइलिंग और कंडेंसेशन स्टेप। तो इसके लिए देखा जाए इक्विलिब्रियम हम बना सकते हैं, बन सकती है। हम थोड़ा सा कुछ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको पहले से ही पता है, फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट कैन को एग्जिस्ट इज कॉल्ड द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, देखो H2O है, सॉलिड है, और H2O लिक्विड है। मान लो कि एक कंटेनर हमने ले रखा है, इस कंटेनर में हमने सपोज़ कर लीजिए कि एक आइस का पीस रख रखा है। आपको पता है कंटेनर को हमने क्लोज रख रखा है, क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम हमें लेना ही लेना है। तो इस केस में हमारा जो आइस है ये धीरे धीरे मेल्ट होगा, और अगर ये मेल्ट हो रहा है, साथ में हमने इस सिस्टम को ऐसा बना रखा है, मतलब इसका टेम्परेचर हम चेंज होने नहीं देंगे। मान लिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पर कि आइस मेल्ट होता है। और आपको ये भी पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हमारा फ्रीज भी होता है, दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए लिक्विड स्टेट यहाँ पर बन जाएगा, और पहले नंबर पर हमारा अगर सिस्टम क्लोज है, मतलब ये अगर कह सकते हो कि कंटेनर क्लोज है, क्लोज सिस्टम हमने ले रखा है, तो लिक्विड जो बनेगा जिस किसी टाइम पर जितने अमाउंट में हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मेल्ट हो रहा है, उसी सेम अमाउंट में, उसी सेम रेट से हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो उस पर्टिकुलर स्टेज को हम लोग नाम दे रखा ना, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। मतलब आइस जिस रेट में मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ध्यान देना, उसी रेट से हमारा लिक्विड फ्रीज होकर के सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मतलब एक दिमाग में हाइपोथेसिस होनी चाहिए, दिमाग में थोड़ा सा इसको थिंकिंग करने की ज़रूरत है कि अगर हम इस सिस्टम को क्लोज करेंगे, बाहर से एनर्जी आने नहीं देंगे, अंदर की जो एनर्जी रहेगी वो कंज्यूम हो गई और हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, यानी अगर आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए मान लो 0 डिग्री का आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनना है उसको, तो उस केस में एनर्जी जो कंज्यूम होगी, आपको पहले से ही पता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जो कि हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो एनर्जी कंज्यूम होगी, और आपने पूरे सिस्टम को ऐसा बना रखा है कि आप इसको बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे, क्योंकि बाहर से एनर्जी अगर जाएगी, सिस्टम की जो वाल है अगर ये कंडक्टर हैं, तो सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के हमारा आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सराउंडिंग से हम एनर्जी देने वाले प्रोसेस को कट कर दें, मतलब हम जो वाल हैं कंटेनर की उसको इंसुलेटेड बना दें, तो इसी में एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जिस रेट से हमारा लिक्विड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसी रेट से हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। उसी पर्टिकुलर स्टेज को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये तो सॉलिड लिक्विड का एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, यहाँ पर अभी आपके सामने देखा जाए, मैंने डिस्कस ही किया था कि हमारा वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, जिस रेट में उसी रेट में हमारा वाटर यानी वाटर वेपर वाटर में चेंज होगा। तो उसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। चूँकि हमारा एक स्टेज वेपर है, लिक्विड है, दूसरा वेपर है, तो इसलिए देखा जाए हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। तो
तो देखा जाए क्या हमने लिया है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में, जैसा कि ऊपर डिस्कस ही हो गया था। एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटरिंग द गैस फेज एट एनी टाइम इज द सेम एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिटर्निंग टू द लिक्विड फेज। मतलब जिस यहाँ पर देखा जाए, जैसे अगर हम एक कंटेनर सपोज करो कंसिडर करें, यहाँ पर अपना वाटर है सपोज कर लीजिए, सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेनर को मैंने क्लोज कर रखा है, प्रोसेस रिवर्सिबल है। यहाँ पर स्टार्टिंग में वेपर तो बनेंगी, लेकिन यही वेपर कंटेनर की वॉल से टकराएंगी और इनकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी और ये फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जिस रेशियो में हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिस रेट से हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से अगर हमारा गैसियस मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा तो वही पर्टिकुलर कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम है और लिक्विड और वेपर के बीच में बनी हुई है। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटरिंग द गैस फेज एट एनी टाइम इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिटर्निंग टू द लिक्विड फेज। मीन्स इवोपरेशन जो हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है दोनों सेम रेट से हों। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो लिक्विड और वेपर के बीच में ये इक्विलिब्रियम बनेगी। अभी हम लोग फिजिकल प्रोसेस के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, आगे हम केमिकल की भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम को अच्छी तरह से समझना है इसको, और अपने एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगाना। अब इसके आगे देखा जाए, आप थोड़ा इसको ध्यान रखना। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम with the liquid at a particular temperature is called equilibrium vapor pressure और just vapor pressure of liquid। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे सिस्टम में, हमारे उस कंटेनर में जो वेपर अवेलेबल होगी, सपोज कर लो वाटर वेपर की अगर हम बात करें, तो वाटर वेपर जो अवेलेबल रहेगी वो कंटेनर की वॉल पर जो प्रेशर क्रिएट करेगी, क्योंकि वाटर वेपर का अमाउंट इंक्रीज तो हो नहीं रहा है, क्योंकि जिस रेशियो में हमारा लिक्विड गैस बन रहा है उसी रेशियो में हमारा गैसियस पार्टिकल लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो उस केस में जो वेपर अवेलेबल होगा कंटेनर में वो उसका अमाउंट फिक्स रहेगा और इसलिए उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या एक सिंपली हम लोग वेपर प्रेशर का नाम देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर काफ़ी कॉन्सेप्ट हमें आगे डिस्कस करने हैं। द प्रेशर exerted by the vapor in equilibrium with the liquid at a particular temperature is called equilibrium vapor pressure और just vapor pressure of liquid, हम लोग इसको नाम देते हैं। अब अगले केस में देखा जाए, इक्विलिब्रिया और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सिंगुलर फॉर्म है और इक्विलिब्रिया प्लूरल फॉर्म है, बस डिफरेंस दोनों वर्ड में इतना सा है। इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स और गैसेस इन लिक्विड। मतलब सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना या गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना, वहाँ पर भी देखो इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बनेगा। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर सॉलिड इन लिक्विड, देखो हम लोगों ने क्या शुगर ले रखा है और ये सोल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। मान लो आपने एक कंटेनर ले रखा है, सपोज कर लीजिए, अब इस कंटेनर में आपने वाटर ले रखा है, यहाँ पर ये पूरा देखिए, इस यहाँ पर हमने वाटर ले रखा है। अब सपोज़ कर लीजिए कि हमने इसके अंदर शुगर डाल दिया, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिया कि शुगर मिक्स कर दिया। अब शुगर आपने मिला दिया और इसके अंदर शुगर पूरा डिज़ोल्व हो गया, और आपने मिलाया और डिज़ोल्व हो जाएगा, और मिलाया और डिज़ोल्व हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब हम अगर शुगर और मिक्स इसके अंदर करेंगे तो अब उसके बाद शुगर हमारा डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि शुगर के जो क्रिस्टल हैं बॉटम में देखो जा कर के सेटल डाउन हो जाएंगे, बॉटम में ये ऐसे फिक्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस पूरे सोल्यूशन को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ध्यान देना, टेम्परेचर को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो शुगर एक लिमिट तक वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा और उसके बाद डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि जब शुगर का इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाए तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अब यहाँ पर जो हमारा सिस्टम कह सकते हो कि हमारा जो सोल्यूशन बना है वह सैचुरेटेड है, और जब तक हमारी शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो रही है तब तक हम उसको अनसैचुरेटेड का नाम देंगे। लेकिन अब जब हमारा सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, नीचे कुछ शुगर के क्रिस्टल अवेलेबल हैं और इसके अंदर डिज़ोल्व क्रिस्टल हैं, डिज़ोल्व शुगर है, तो
तो अब यहीं पर क्या होता है कि धीरे धीरे जो इसके अंदर शुगर पार्टिकल डिज़ोल्व हैं वो धीरे धीरे शुगर के क्रिस्टल में चेंज होंगे और शुगर का क्रिस्टल धीरे धीरे सोल्यूशन में मिक्स होता रहेगा। तो जिस पर्टिकुलर कह सकते हो कि सिचुएशन में, पर्टिकुलर कंडीशन में जितने अमाउंट में हमारा शुगर वाटर में डिज़ोल्व हुआ, उसी रेशियो में से शुगर में पहले से जो डिज़ोल्व अपना कह सकते हो वाटर में डिज़ोल्व शुगर पार्टिकल है वो शुगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी स्टेज को हम इक्विलिब्रियम वर्ड यूज़ करेंगे, इक्विलिब्रिया देंगे। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब डिज़ोल्व होने की बात है, इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड बनते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट का नाम देते हैं और उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। तो कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन। ये ध्यान रखना, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्रिस्टल बनने से है और प्रेसिपिटेशन का मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड से है। दोनों चीज़ें सेम हैं, मतलब इसमें कोई और हमें कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए दे रखा है, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैंने अभी आपके सामने डिस्कस कर लिया। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट required to prepare a saturated solution in a given quantity of solvent is known as solubility of the solute at a particular temperature। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है या हमारे शुगर का या सॉलिड का लिक्विड में डिज़ोल्व होने का जो बिहेवियर है वो चेंज होगा। तो पूरा जो इक्विलिब्रियम सेट होगा यहाँ पर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर सेट होगा। टेम्परेचर वेरी करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, कहने का मेरा मतलब ये है। अब इसके आगे देखा जाए, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इसकी बात करना चाहूँगा, ये भी इसी से रिलेटेड है, मतलब गैस का लिक्विड में डिज़ोल्व होना। अब जैसे मान लो लिया जाए कि हमने कंटेनर लिया है, यहाँ पर हमारा लिक्विड है और यहाँ पर हमारी कोई गैस है। अब सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पर हमने CO2 गैस ले रखा है। अब CO2 गैस का एक पर्टिकुलर अमाउंट जो इसका नेचर होगा, क्योंकि हर गैस का लिक्विड में डिज़ोल्व होने का नेचर अलग अलग है, कुछ गैसेज ज़्यादा डिज़ोल्व होती हैं, कुछ कम डिज़ोल्व होती हैं। तो CO2 का यहाँ पर वाटर में डिज़ोल्व होने का कुछ नेचर होगा, एक रेशियो में CO2 देखो यहाँ पर वाटर में डिज़ोल्व होगा। अब वाटर में जितना डिज़ोल्व हो सकता था उतना डिज़ोल्व तो हो गया। अब वाटर के अंदर जो अवेलेबल CO2 है ये धीरे धीरे देखा जाए यहाँ पर ऊपर यानी लिक्विड से, लिक्विड स्टेट में जो डिज़ोल्व हुआ है फिर ये गैस स्टेज में कन्वर्ट होगा। और जिस कंडीशन में यहाँ पर जो गैसियस हमारा अमाउंट है, गैसियस CO2 है, ये जितने अमाउंट में लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहा है, अगर सेम अमाउंट में हमारा लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व CO2 अगर गैस में चेंज हो रहा है तो अब वही सिचुएशन हमारी इक्विलिब्रियम है। मतलब क्या है कि रेट ऑफ डिज़ोल्व जो हो रहा है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ये कह सकते हो डिज़ोल्व होने की प्रोसेस, और यहाँ पर जो स्केप होने की प्रोसेस CO2 की है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इसी को हम लोग नाम देते हैं, उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रिया का नाम देंगे जो कि गैस और लिक्विड के बीच में डेवलप हुई है। CO2 एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम चाहें तो ऑक्सीजन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं या किसी भी गैस का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो वाटर के अंदर केवल डिज़ोल्व होगी, वाटर से रिएक्ट नहीं करेगी। इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी से देखिए गैस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक लॉ है, हेनरी लॉ। द मास ऑफ अ गैस डिज़ोल्व्ड इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट। वाटर का हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ले रखा है और उसमें किसी गैस का एक पर्टिकुलर मास डिज़ोल्व हो रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एबव द सॉल्वेंट। अब यहाँ पर गैस का जितना सॉल्वेंट सरफेस के ऊपर होगा, सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर, उसी रेशियो में गैस डिज़ोल्व होगी। मतलब यहाँ गैस का जो मास डिज़ोल्व हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कौन सा प्रेशर? जो यहाँ गैस का डेवलप हो रहा है, जो हमने कंटेनर के ऊपर यानी सॉल्वेंट के ऊपर गैसियस प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। अगर यहाँ ज़्यादा गैस होगी तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, कम गैस होगी कम प्रेशर क्रिएट होगा। या यहाँ पर हम पिस्टन लगा करके गैस को प्रेस करने लगेंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा। तो गैस का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व होगा। और यहीं पर अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को यानी इस प्रोपोर्शनल वैल्यू को इक्वल करना चाहेंगे तो कांस्टेंट लगा देते हैं, m = K/P। तो ये कांस्टेंट यानी किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए सेम होगा, लेकिन अलग अलग गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। यही हेनरी सिंपल सा लॉ है। डिटेल स्टडी हेनरी लॉ की 12th क्लास में होगी।
अभी तो 11th क्लास में केवल आपको सिंपल सा अगर ये लॉ भी समझ में आ गया तो अपना काम इससे हो जाएगा। इस पर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है और कुछ भी नहीं है। अब हम इसके आगे बढ़ना चाहेंगे अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला देखा जाए कॉन्सेप्ट एक और बच रहा है, सॉलिड और वेपर के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कोई भी अगर सॉलिड मॉलिक्यूल डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को आप लोग सब्लिमेशन का नाम देते हो। अब मान लिया जाए कि कोई एक हमने सिस्टम ले रखा है, इसके अंदर हमने आयोडीन ले रखा है, आयोडीन सॉलिड है, और ये वाला एरिया देखा जाए जहाँ पर खाली स्पेस है वहाँ पर मान लो आयोडीन की वेपर बनी है। अब जिस रेशियो में, जिस पर्टिकुलर कंडीशन में जितनी आयोडीन सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगी, अगर उसी रेशियो में हमारी आयोडीन वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम का नाम देंगे, जो कि सॉलिड और वेपर के बीच में बनी है। तो ये इक्विलिब्रियम केवल सब्लिमेबल प्रोडक्ट में बनेगा और बाकी ऐसे प्रोडक्ट में नहीं बनेगा जो कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यह केवल आपका सॉलिड और गैस में, मतलब सब्लिमेट प्रोडक्ट में ये सिचुएशन आएगी। तो आयोडीन का एक एग्जाम्पल तो हमने लिया ही लिया है, साथ में नेफ्थलीन बॉल्स हैं जो घर में देखो कपूर गोली के नाम से यूज़ होती हैं, कैम्फर है, पता है अगर इसको ओपन रख दो धीरे धीरे वेपर बन के ख़त्म हो जाती है। अमोनियम क्लोराइड है, इसको थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ता है तब यह गैस स्टेट में कन्वर्ट होती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड। तो ये तो सिचुएशन आपको पता है, और उस कंडीशन में अगर इक्विलिब्रियम बनेगी तो वो हमारा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम होगी। इतने हमें फिजिकल प्रोसेस के इक्विलिब्रियम को पढ़ना था। थोड़ा सा इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पर, एट इक्विलिब्रियम द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट। सबको पता है मेजरेबल प्रॉपर्टी में टेम्परेचर है, प्रेशर है, हमारा कंसंट्रेशन है, मतलब सॉल्यूट का, या कह सकते हैं कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, कुछ भी ले सकते हो। ये सब जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट हो जाती हैं अगर हम चेंज ना करें कुछ। At equilibrium there is a dynamic balance between two opposite process। मतलब डायनेमिक बैलेंस इसलिए है, इक्विलिब्रियम डेवलप होने के बाद भी कभी आप ये मत सोचना कि अब आयोडीन का वेपर में कन्वर्जन या वेपर आयोडीन का सॉलिड आयोडीन में कन्वर्जन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। स्टैटिक प्रोसेस इक्विलिब्रियम नहीं है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। मतलब हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते रहेंगे, बस डिफरेंस इतना आएगा कि उनकी रेट सेम हो जाएगी, उनका कन्वर्ट होने का जो नेचर है वो एक जैसा हो जाएगा। वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम है। इसीलिए हमने ले रखा कि एट इक्विलिब्रियम देयर इज़ अ डायनेमिक बैलेंस बिटवीन टू अपोजिट प्रोसेसेस। द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन अ सिस्टम विच कैन नॉट गेन मैटर फ्रॉम द सराउंडिंग्स और लूज मैटर टू द सराउंडिंग्स, जैसे क्लोज सिस्टम। तो मैंने तो पहले बता रखा है कि हमेशा इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में बनेगा, कभी भी ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड देयर एग्जिस्ट एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इक्विलिब्रियम विच रीचेज अ कांस्टेंट वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर मान लीजिए कि जैसे ये हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अब ये देखो हमारा प्रोडक्ट है जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व CO2 है और हमारा एक गैसियस प्रोडक्ट है। जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो जिस अमाउंट में हमारी CO2 गैस में डिज़ोल्व हो रही है उसी रेशियो में CO2 जो गैस के अंदर, जो अपना लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व है, यही CO2 गैस में कन्वर्ट होगी। तो अब यहाँ पर देखो हमेशा हम प्रोडक्ट के कंसनट्रेशन को लेके चलते हैं। तो हमारे पास देखो CO2 एक्वस का कंसनट्रेशन ये हमने लिया, और अपान ये हमारा CO2 गैसियस प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन जो कि गैसियस स्टेट में है, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू है कि जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा, हमारे लिक्विड के अंदर CO2 का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है तो ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, और हमारा गैसियस फेस का CO2 का जो अमाउंट है ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में जब दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहेगी तो इसका जो हमारा एक रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट रिजल्ट आएगा। उसी की बात हम लोगों ने करी है यहाँ पर। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड there exists an expression involving the concentration of substance involving in equilibrium which reaches a constant value। मतलब एक constant value इनका रेशियो बन जाएगा। आगे इस पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और काफ़ी कुछ डिस्कशन करेंगे। एक लास्ट पॉइंट,
द मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन रिलेटेड एक्सप्रेशन इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द प्रोसेस प्रोसीड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। अगर इसकी वैल्यू हाई है, मतलब के की वैल्यू, इसका मतलब हमारा ये फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ज़्यादा है और CO2 या जो भी रिएक्टेंट होगा तेज़ी से प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हमारी इसकी वैल्यू कम है तो मतलब इसका फॉरवर्ड प्रोसेस लो है, बैकवर्ड प्रोसेस हाई है। अगर ये मीडियम वैल्यू है तो मतलब दोनों इक्वल हैं या उसी के आसपास वर्क कर रहे हैं। तो ये इतने पॉइंट हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना। अब इसके आगे हमारा अगला जो वीडियो आएगा आपके सामने वह इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस की तरफ हम लोग इसको मूव करेंगे। थैंक यू।